ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के अर्थशास्त्र फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का हमारा टॉपिक है डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित लागतों में निरपेक्ष अंतर के सिद्धांत की अपूर्णता से असंतुष्ट होकर प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने सन 1857 में अपनी महान कृति द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन में तुलनात्मक लागत सिद्धांत को वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत किया। अर्थात एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लागत का एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर करते हुए प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने एक नया सिद्धांत की शुरुआत की, जिसका नाम था तुलनात्मक लागत सिद्धांत। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु का मूल्य उस वस्तु के निहित श्रम की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। रिकार्डो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रम की अगतिशीलता होती है, जिससे दोनों देशों में वस्तु का मूल्य समान नहीं होता। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के मध्य व्यापार प्रारंभ होने के पर्याप्त अवसर होते हैं। उनके अनुसार व्यापार का आधार दोनों देशों में लागतों में पाई जाने वाला तुलनात्मक अंतर है। अर्थात डेविड रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार वस्तु की उत्पादन लागत का आधार केवल श्रम ही है। उन्होंने श्रम को ही उत्पादन का एकमात्र साधन बताया और साथ ही उन्होंने बताया कि श्रम दो देशों में अगतिशील होता है। अर्थात श्रम एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट नहीं करता। देश के भीतर श्रम गतिशील होता है। इस वजह से दो देशों में एक वस्तु के उत्पादन में लागत में अंतर पाया जाता है और इसी लागत के अंतर के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ अर्थात विशिष्टीकरण प्राप्त होगा, और उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में तुलनात्मक हानि अधिक होगी। अर्थात यहाँ पर डेविड रिकार्डो बताते हैं कि एक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिससे तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ होगा तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिससे तुलनात्मक रूप से हानि अधिक होगी। सिद्धांत की मान्यताएं। पहली, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है तथा अन्य साधनों को श्रम में ही समाहित मान लिया जाता है। डेविड रिकार्डो बताते हैं कि श्रम ही एक उत्पादन का साधन होता है और अन्य साधनों को श्रम में ही शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट, समस्त श्रम समरूप होता है अर्थात श्रम की सभी इकाइयां समरूप होती है। कुशलता की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से श्रम की सभी इकाइयां समरूप होती है। 2x2 मॉडल सिद्धांत, दोनों देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। साधन देश के भीतर गतिशील तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ण अगतिशील होते हैं। जैसे हमने ऊपर भी आपको बताया कि श्रम ही उत्पादन के एकमात्र साधन है जो देश के भीतर गतिशील होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये अगतिशील होता है। नेक्स्ट, दोनों देशों में वस्तु विनिमय होता है अर्थात विनिमय का आधार केवल वस्तु होता है अर्थात वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन किया जाता है। किसी प्रकार का कोई मुद्रा विनिमय नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, दोनों देशों में वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, उत्पादन के साधन पूर्ण रोजगार में लगे होते हैं अर्थात उत्पादन का कोई साधन बेरोजगार नहीं है। स्वतंत्र व्यापार होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। परिवहन लागतों की उपेक्षा। डेविड रिकार्डो बताते हैं कि व्यापार में किसी प्रकार की परिवहन लागतें नहीं आती। दोनों देशों में स्थायी साम्य की स्थिति पाई जाती है।
सिद्धांत की व्याख्या। माना कि दो देश हैं, पुर्तगाल और इंग्लैंड। दोनों देश मिलकर दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो शराब और कपड़ा है। तालिका 1 में दोनों देशों में दो वस्तुओं की लागत संरचना को दर्शाया गया है। जैसा कि आपको तालिका दिखाई दे रही है, हमने एक तालिका बना रखी है जिसमें 3 कॉलम है। पहले कॉलम में देश जो पुर्तगाल और इंग्लैंड को दर्शाया गया है, दूसरे कॉलम में कपड़ा और तीसरे कॉलम में शराब। दोनों देश दोनों वस्तुओं की प्रति इकाई का उत्पादन करने के लिए कितने श्रम घंटों को काम में लेते हैं, अर्थात प्रति इकाई उत्पादन लागत श्रम घंटों में दी गई है। जैसे पुर्तगाल कपड़े के उत्पादन में 90 श्रम घंटे काम में लेता है, शराब के उत्पादन में 80 श्रम घंटे काम में लेता है। इंग्लैंड कपड़ा का उत्पादन में 100 श्रम घंटे काम में लेता है और शराब के उत्पादन में 120 श्रम घंटे काम में लेता है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पुर्तगाल को दोनों ही वस्तुएं, कपड़ा व शराब, इंग्लैंड की तुलना में कम लागत पर तैयार कर रहा है, क्योंकि तालिका देखने से हमको मालूम होता है कि पुर्तगाल इंग्लैंड की तुलना में कपड़े और शराब के उत्पादन में कम श्रम घंटे लगाता है। इस प्रकार दोनों देशों के हित में होगा कि पुर्तगाल शराब के उत्पादन में तथा इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त करे। पुर्तगाल शराब का निर्यात करे, इंग्लैंड कपड़े का आयात करे तथा इंग्लैंड कपड़े का निर्यात और शराब का आयात करे। तालिका को देखने से ये ज्ञात होता है कि इंग्लैंड पुर्तगाल की तुलना में दोनों ही वस्तुओं का महंगा उत्पादन करता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से पुर्तगाल शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा और इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। व्यापार से पूर्व की स्थिति या विशिष्टीकरण से पूर्व दोनों देशों की स्थिति। पुर्तगाल 170 श्रम घंटे 90 + 80 को मिलाकर 1 इकाई कपड़े का उत्पादन और 1 इकाई शराब का उत्पादन करता है, अर्थात पुर्तगाल कपड़े की 1 इकाई में 90 श्रम घंटे काम में लेता है और शराब की 1 इकाई के उत्पादन में 80 श्रम घंटे काम में लेता है। 90 और 80 को हम जोड़ते हैं तो टोटल 170 श्रम घंटे काम में ले जाता है। तो पुर्तगाल कपड़े और शराब की 1 इकाई उत्पादन में 170 श्रम घंटे काम में लेता है। इंग्लैंड 220 श्रम घंटे में 1 इकाई कपड़ा और 1 इकाई शराब का उत्पादन करता है। दोनों देशों की दोनों वस्तुओं का टोटल करने पर दोनों देश मिलकर 2 इकाई कपड़े का और 2 इकाई शराब का उत्पादन करते हैं। विशिष्टीकरण के पश्चात या व्यापार के पश्चात दोनों देशों की स्थिति। यदि विशिष्टीकरण अपनाकर पुर्तगाल केवल शराब के उत्पादन में समस्त श्रम इकाई लगाता है तथा इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में समस्त श्रम इकाई लगाता है, तो कुल उत्पादन में निम्न प्रकार वृद्धि होगी। पुर्तगाल 170 श्रम घंटे केवल और केवल शराब के उत्पादन में लगाएगा और शराब की 2.125 इकाई का उत्पादन करेगा। इसी प्रकार इंग्लैंड 220 श्रम घंटे केवल कपड़े के उत्पादन में लगाएगा और कपड़े का उत्पादन 2.2 इकाई का करेगा। दोनों देशों का टोटल करने पर कुल उत्पादन इस प्रकार होगा: कपड़े का 2.2 इकाई और शराब का 2.125 इकाई होगा। अतः विशिष्टीकरण से पूर्व दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की 2-2 इकाई का उत्पादन किया जा रहा था, जबकि विशिष्टीकरण के पश्चात दोनों वस्तुओं का उत्पादन क्रमशः 2.2 इकाई तथा 2.125 इकाई होगा, जो कि अधिक है। लागतों में तुलनात्मक अंतर की स्थिति में दोनों देशों के मध्य व्यापार एवं व्यापार से लाभ होगा
उपयुक्त तालिका के आधार पर पुर्तगाल व इंग्लैंड में घरेलू विनिमय अनुपात निम्न प्रकार होगा। रिकार्डो ये बताते हैं कि व्यापार से या विशिष्टीकरण प्राप्त करने से दोनों देशों को ही लाभ होगा। अब दोनों देशों में घरेलू विनिमय अनुपात, पुर्तगाल 1 इकाई शराब के बदले में घरेलू बाजार में 0.88 इकाई कपड़ा खरीदता है। इसका मतलब ये है कि पुर्तगाल 1 इकाई शराब के बदले में 0.88 इकाई कपड़ा खरीदता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड 1 इकाई शराब के बदले में 1.20 इकाई कपड़ा खरीदता है। ये इन दोनों देशों का घरेलू बाजार में विनिमय दर है। यदि दोनों देश के मध्य विनिमय अनुपात 1 इकाई शराब बराबर 1 इकाई कपड़ा हो। अब यदि दोनों देशों के बीच में व्यापार शुरू होता है तो हम ये मान लेते हैं कि व्यापार की दर या विनिमय दर 1 इकाई शराब के बराबर 1 इकाई कपड़ा है। अर्थात यदि एक देश 1 इकाई शराब देता है तो दूसरा देश बदले में 1 इकाई कपड़े का भुगतान करेगा। पुर्तगाल को 1 इकाई शराब का निर्यात करने के बदले में 0.12 इकाई कपड़े का लाभ होगा और इसी प्रकार इंग्लैंड को 1 इकाई शराब का 0.17 इकाई शराब का लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उस देश को अधिक लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उस देश को अधिक लाभ होगा जो देश व्यापार की शर्तें अपने अनुकूल रखता है। अर्थात यदि व्यापार किसी देश की घरेलू अनुपात पर होता है तो व्यापार का संपूर्ण लाभ दूसरे देश को प्राप्त होगा। जैसे यदि पुर्तगाल के घरेलू विनिमय अनुपात 1 इकाई शराब बराबर 0.88 इकाई कपड़ा पर व्यापार होता है तो व्यापार से संपूर्ण लाभ इंग्लैंड को प्राप्त होगा। इस प्रकार यदि व्यापार इंग्लैंड के घरेलू विनिमय अनुपात पर होता है तो व्यापार का संपूर्ण लाभ पुर्तगाल को प्राप्त होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिक लाभ होगा जो व्यापार की शर्तें अपने अनुकूल मनाने पर जोर देता है या मनाता है। वास्तविक विनिमय अनुपात दोनों देशों के न्यूनतम एवं उच्चतम घरेलू विनिमय अनुपात की सीमाओं के बीच में होगा। ये किस बात पर निर्भर होगा? व्यापार की दर कहाँ निर्धारित होगी? ये दोनों देशों के समझौतों पर निर्भर करता है कि कौन देश व्यापार की शर्तें अपने अनुकूल मनाता है। सिद्धांत की आलोचनाएं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनाएं की। उनमें कुछ निम्न प्रकार है। पहली, मूल्य के श्रम सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण। जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है कि रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में बताया कि वस्तु के मूल्य का निर्धारण केवल श्रम के आधार पर होता है। अर्थात वस्तु की उत्पादन केवल श्रम के द्वारा होता है। अर्थात उत्पादन का साधन एकमात्र श्रम होता है। श्रम की समस्त इकाइयाँ समरूप होती हैं, लेकिन व्यवहार में श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप नहीं होती। कोई श्रमिक कुशल हो सकता है, कोई अकुशल हो सकता है, कोई अर्धकुशल हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप नहीं होती। परिवहन लागतों की अपेक्षा जो व्यवहार में सही नहीं है, किसी भी उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए परिवहन लागतें आवश्यक रूप से आती है। उत्पत्ति समता नियम की कल्पना अवास्तविक है। डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि उत्पादन के प्रत्येक चरणों में उत्पादन में उत्पत्ति समता नियम लागू होता है, जो सही नहीं है। उत्पादन की प्रत्येक अवस्थाओं में या विभिन्न चरणों में उत्पत्ति के तीनों नियम लागू होते हैं। उत्पत्ति समता नियम भी लागू होता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम भी लागू होता है और उत्पत्ति ह्रास नियम भी लागू होता है। पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता सही नहीं है। यहाँ पर डेविड रिकार्डो ये बताते हैं कि दोनों देश एक एक वस्तु का उत्पादन करते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखने को नहीं आता। सभी देश सभी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कुछ वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाता है, कुछ वस्तुओं का कम उत्पादन किया जाता है। उत्पादन साधनों की गतिशीलता
अव्यावहारिक स्थैतिक सिद्धांत मानी सिद्धांत को स्थिर बताया गया है। पूर्ण रोजगार की मान्यता, अव्यावहारिक मांग की दशाओं की अवहेलना मानी ये सिद्धांत केवल पूर्ति पक्ष की चर्चा करता है, मांग पक्ष की अवहेलना करता है। स्वतंत्र व्यापार की बाधाएं, इस सिद्धांत में ये मान्यता ली गई थी कि स्वतंत्र व्यापार पाया जाता है, अर्थात किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकारों का भी हस्तक्षेप होता है। जानबूझकर वस्तु विशेष का उत्पादन, ये सिद्धांत ये बताता है कि जानबूझकर एक देश एक वस्तु विशेष का ही उत्पादन करता है, जो सही नहीं है। नेक्स्ट, सिद्धांत अर्धविकसित देशों पर लागू नहीं होता, ये केवल विकसित देशों पर ही लागू होता है। विश्लेषण का भद्दा एवं खतरनाक तरीका, मानिए डेविड रिकार्डो ने जो अपने सिद्धांत की जो व्याख्या की, जो विश्लेषण किया, इसको इसके आलोचकों ने एक तरह से इसको एक भद्दा मजाक बताया। निष्कर्ष, यानी उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएं की गई, परंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ये सिद्धांत महत्वहीन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति को स्पष्ट करने में इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। शैमुलसन ने सिद्धांत की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि सिद्धांत भी लड़कियों की भांति सौंदर्य प्रतियोगिता जीत सके तो निश्चित ही तुलनात्मक लागत सिद्धांत को उच्च स्थान प्राप्त होगा, क्योंकि इसका गठन अत्यंत विसंगत एवं तर्कसंगत एवं सुंदर है। यहाँ पर शैमुलसन इस सिद्धांत के समर्थन में ये कहते हैं कि यदि लड़कियों की सौंदर्य प्रतियोगिता की भांति यदि तुलनात्मक लागत सिद्धांतों की यदि प्रतियोगिता हो तो इसमें डेविड रिकार्डो का सिद्धांत एक उच्च स्थान प्राप्त करेगा, क्योंकि ये सिद्धांत अत्यंत तर्कपूर्ण एवं सुंदर है।